लास्ट लेक्चर में बच्चा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप के थ्योरीज, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया था रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले आया था, डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले आया था। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, एनी सब्सटेंस, एंड इट इज इंडिविजिबल एंड इट इज स्टेबल। ठीक है। फिर इनका थ्योरी क्या हुआ था? इनका थ्योरी फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन। इनका थ्योरी क्या हुआ था? फेल हुआ था। और इसका दूसरा जो अपने को थ्योरी मिला था वो था थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया था? कि थॉमसन ने बताया था बिल्कुल ही एटम जो है इट इज अ सॉलिड पॉजिटिव स्फीयर, एटम इज अ सॉलिड पॉजिटिव स्फीयर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज एम्बेडेड एवरीवेयर इनसाइड इट। ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल एंड इट इज सॉलिड स्फीयर। ठीक है। ये किसका थ्योरी था? ये थॉमसन का थ्योरी था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेडियस ऑफ एटम बिल्कुल सही करेक्टली मेजर कर लिया था, 10⁻⁻10 मीटर की या फिर 1 एंगस्ट्रॉन के टर्म का। लेकिन इनका थ्योरी क्यों फेल हुआ था? तो बिकॉज ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के कारण इनका थ्योरी क्या हुआ था? फेल हो गया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने बहुत पतले गोल्ड के फॉइल पे अल्फा रेज को जब पास कराया था तो उन्होंने क्या नोटिस किया था कि मोस्ट ऑफ रेज पासेज अनडेविएटेड। मोस्ट ऑफ रेज क्या होते हैं? अनडेविएटेड पास हो जाते हैं। 8000 में से एक ऐसा रे होता है जो कि 90 डिग्री या फिर और उससे ज्यादा और मोर देन दैट, और मोर देन दैट 90 डिग्री या उससे ज्यादा के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने अपना एक अलग मॉडल बनाया कि सेंटर ऑफ एटम इज हैविंग वेरी हाई डेंसिटी, और सारा का सारा मास इन्होंने क्या बताया कि सेंटर ऑफ एटम पे सिचुएटेड है। और इसका नाम इन्होंने क्या दिया? इसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस। यानी आपसे अगर क्वेश्चन में आता है कि न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के पास पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है। required centripetal force for this purpose is provided by electrostatic attraction between पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये किसका था? ये रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन रदरफोर्ड के पैरेलल में एक और साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल। उन्होंने मैक्सवेल ने क्या दिया था? अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज है, और सिंस ये सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब ये भी एक्सेलरेटेड है, मींस दिस चार्ज विल रेडिएट एनर्जी। ये किसका था इक्वेशन? मैक्सवेल का अपना थ्योरी था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के फॉर्म में वो एनर्जी रेडिएट करता है। और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसका रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब तक वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, देन एटम क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा और फेल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड फेल हो गए थे। रदरफोर्ड के फेल होने के बाद हमने अगला जो मॉडल पढ़ा था वो किसका पढ़ा था? बोर का पढ़ा था। बोर क्या थे? बोर एक बहुत ही चालाक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि रदरफोर्ड का मॉडल तो काफी अच्छा है, दिस इज अ वेरी गुड मॉडल, बट इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है। अगर उस डिफेक्ट को हम लोग सही कर देंगे तो अपना मॉडल एक नया बन सकता है। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट क्या क्या दिए? तो सबसे पहला पोस्टुलेट इन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? तो आता है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी mv²/r इक्वल्स टू kZe²/r²। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ये जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज नॉट ऑर्बिट, दिस इज नॉट एनी ऑर्डिनरी ऑर्बिट। ठीक है। इस ऑर्बिट के बारे में इन्होंने क्या बताया कि ये एक ऑर्डिनरी ऑर्बिट नहीं है, यह एक स्पेशल टाइप का ऑर्बिट है,
और इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा देन इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी। और इस ऑर्बिट का इन्होंने क्या नाम दिया, इस ऑर्बिट का इन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट कौन दिया, बोर ने दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने बताया क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी हायर से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट या लोअर से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा वो, तो वहां पे देयर विल बी सम इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आता है, ऊपर से नीचे आता है, देन इट विल रेडिएट एनर्जी, एंड नीचे से ऊपर आता है देन इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी। ठीक है, इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ बोथ ऑर्बिट। ठीक है, ये बात इन्होंने बता दिया। और उन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये सिर्फ वही ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। तो यहां तक सही बच्चे बता देंगे हाँ या ना, क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे। उसमें कौन कौन से फॉर्मूले थे? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था, फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो था रेडियस ऑफ एटम का। और रेडियस ऑफ एटम के बारे में मैं आपको क्या बताया था, रेडियस ऑफ एटम के बारे में बताया था R इक्वल टू 0.529, R इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्टन। एंगस्टन मतलब 10⁻⁻10। तो एंगस्टन तो ऑलरेडी किसने बताया था, डाल्टन ने बता दिया था कि रेडियस ऑफ एटम किसके ऑर्डर का होता है, एंगस्टन के ऑर्डर का होता है। उसके बाद दूसरा हमने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पढ़ा था, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 2.18 into 10⁶, 2.18 into 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। और तीसरा जो फॉर्मूला मैं आपको मुझे बताया था वो था थर्ड फॉर्मूला वाज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या बताया था, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया था कि E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 बेसिक फॉर्मूले थे। इसके बाद 2 और फॉर्मूला मैं आपको बताया था, चौथा वो क्या था कि टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू T इक्वल टू 2πr/v होता है। अब तुम कांस्टेंट हो, 2π तुम कांस्टेंट हो, तो T इज प्रोपोर्शनल टू r/v। और अपने पास ऑलरेडी है कि वेलोसिटी n/z पे डिपेंड कर रहा है और r जो है सो n²/z पे डिपेंड कर रहा है। तो r डिपेंड कर रहा है n²/z पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है z/n पे, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है z/n पे। तो यहाँ पे z/n रख दिए, तो अपने को क्या मिला, यहाँ से मिला टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। ये हो जाएगा। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला था वो था किसका, वो था पांचवा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जिसको f से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/टाइम पीरियड। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, z²/n³। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके आगे बच्चों हम आज का अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे। इसके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताया था कल के लेक्चर में कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। और क्या बताया था, बोथ आर निगेटिव, दोनों का दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसमें क्या बताया था आपको कि टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है।
विद द हेल्प ऑफ डेटा मैं आपको बोला था, याद रखिएगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी -100 है तो काइनेटिक एनर्जी +50 होगा एंड टोटल एनर्जी -50 होगा। ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। एवरीवन हाँ या ना यहाँ तक बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये तो क्लियर है सबको? ओके वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज अपने को मिला है कि टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव आया था। नोट लिखिए, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखेंगे एक नोट। वी हैव गॉट दैट, वी हैव फाउंड दैट, वी हैव फाउंड दैट टोटल एनर्जी of electron, we have found that total energy of electron revolving around nucleus, total energy of electron revolving around nucleus is negative. This shows that electron is in bounded state। यानी बच्चों आपको याद रखना है कि अगर टोटल एनर्जी निगेटिव है, अगर किसी भी चीज का टोटल एनर्जी निगेटिव है, मतलब क्या है, मतलब वो ऑब्जेक्ट बाउंडेड स्टेट में है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंडेड स्टेट। मतलब बिल्कुल ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक ऐसे कुत्ते की तरह है जो कि पट्टे से बंधा हुआ है किसी खंभे से, ठीक है ना। मतलब ऐसा ही समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, बंधा हुआ है। न्यूक्लियस के साथ क्या है, बंधा हुआ है। इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी बच्चों निगेटिव है। अब अगर इसका एनर्जी निगेटिव है तो इसको हम लोग अगर फ्री करना चाहते हैं ना, तो इसको फ्री करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। पहले बच्चे बता देंगे, यहाँ तक सबने लिख लिया क्या एवरीवन? अगर यहाँ तक आपने लिख लिया एक बार रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए क्या, मैं आपको क्या बता रहा था कि ये रहा न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ये किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 1, या फिर इसको आप के सेल भी बोलते हैं, के सेल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिवॉल्व कर रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि n इक्वल्स टू 1 का एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन, यानी -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एनी अदर एलिमेंट। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसमें है, ये एनर्जी नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव एनर्जी है मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। यहाँ पे एक इनविजिबल पट्टा है, ठीक है, यहाँ पे एक इनविजिबल रस्सी है जो कि इसको बांध करके रखे हुए है। अब अगर बच्चों हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से निकाल करके आजाद कर देना, यहाँ से फ्री करना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। वी विल हैव टू सप्लाई एनर्जी। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होगा, तो ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन होगा। फोटोन के फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। और ये एनर्जी कितना होना चाहिए, ये एनर्जी होना चाहिए एटलीस्ट +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतना का हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के एटम से बाहर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री हो जाएगा। ये कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का एनर्जी क्या होता है, इनफाइनाइट का एनर्जी 0 होता है। तो जैसे ही ये फ्री हो जाएगा, तो बच्चों आप ध्यान रखिए क्या, ये वाला जो एनर्जी हमने दिया जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के मेटल से बाहर आ गया है, इस वाले एनर्जी को बोलते हैं हम क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन राइज होता है क्या कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जी हर बार 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा? आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि बार बार आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो सकता है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकंड ऑर्बिट, ये रहा थर्ड ऑर्बिट। अपने को मालूम है फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, -13.6। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इतना के कर्ज में है, 13.6 के कर्ज में है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो यहाँ का एनर्जी कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नेगेटिव एनर्जी में है। तो अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं बच्चों, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं तो अपने को एक फोटोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस फोटोन का एनर्जी कितना होना चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि अगर सेकेंड ऑर्बिट से फ्री करना चाहते हैं तो अपने को जो फोटोन प्रोवाइड करना होगा उसका एनर्जी होना चाहिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो तुम भी आयोनाइजेशन एनर्जी हो, तुम भी आयोनाइजेशन एनर्जी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, एंड तुम भी आयोनाइजेशन एनर्जी हो, तुम भी आयोनाइजेशन एनर्जी हो। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि तुम फर्स्ट ऑर्बिट में हो और तुम सेकंड ऑर्बिट में। ऐसे थर्ड ऑर्बिट में कुछ और होगा, फोर्थ ऑर्बिट में कुछ और होगा। लेकिन बच्चों एक प्रॉपर्टी होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का किसी भी हायर ऑर्बिट में स्टे करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो बहुत कम होता है। ऊपर के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए स्टे करता है। इसीलिए इसीलिए जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, तो आपको वहां पे ये चीज ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं आप आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। थोड़ा सा यहाँ पे गंदा लिख रहा हूँ, थोड़ा साफ कर लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पे गंदा नहीं, एक्चुअली हर जगह ही गंदा लिखा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको ध्यान रखना है क्या इसको मॉडुलस लिखा हूँ, क्यों मॉडुलस लिखा हूँ, क्योंकि दिस एनर्जी इज निगेटिव। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, निगेटिव होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ऐसे। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, मॉडुलस में लिया है। एवरीवन हाँ या ना, सबको समझ में आया आयोनाइजेशन एनर्जी? ओके वेरी गुड। तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वैसे ही एक और टर्म होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक और टर्म क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो लिख लीजिए क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। टॉपिक ही लिख लीजिए, लिखेंगे सभी बच्चे टॉपिक, इसका एक डेफिनेशन अपने को लिखना पड़ेगा। लिखिए आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। ओके अब देखिए ये क्या होता है, लिखेंगे सही बच्चे इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छे बच्चों डेफिनेशन लिख लो। इसमें लिखिएगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी required, minimum energy required to remove an electron from any atom, to remove an electron from any atom, from any atom, from any atom is called ionization energy, is called ionization energy। अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे it is always positive and its value equals to modulus of energy of orbit, and its value equals to modulus of energy of orbit। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल at which an electron must be, minimum potential at which an electron must be accelerated in order to
make an electron free from it, make an electron free from it is called ionization potential, is called ionization potential। ठीक है, इसमें देखिएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई, इसका मॉडुलस वैल्यू, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई। सही बच्चे, यहां तक आया ना? अगर इसमें लिख लिया तो बता दीजिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन इज फाइंड ionization energy and potential, find ionization energy and potential of electron revolving in first orbit of electron revolving in first orbit of first hydrogen atom and second helium atom, hydrogen atom and helium atom। चलिए इसको जरा सॉल्व करेंगे सही बच्चे। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम एटम। देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन में क्या होता है? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? रुक जाओ थोड़ा सा, ये गंदा बन गया, बहुत बेकार बन गया, रुक जाइए थोड़ा सा। देख लीजिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर ये n इक्वल्स टू 1 है, अगर ये n इक्वल्स टू 2 है, अगर ये n इक्वल्स टू 3 है, तो मैं आपको बताया था इसका वैल्यू सब भी याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होता है? -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट का कितना होता है? -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट का भी मैं आपको लिखाया था, थर्ड ऑर्बिट का कितना होता है? 1.51 -1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड का वैल्यू क्या होता है? 1। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट E1 कितना हो जाएगा? E1 इक्वल हो जाएगा -13.6 इंटू जेड के जो पे 1 रखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैं आपको क्या सिखाया था कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट होता है ना, उतना के इक्वल ही होता है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन वो पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इन दिस केस कितना हो जाएगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई।
तो देखिए मॉडुलस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए, तो इसको आप ई से डिवाइड कर दीजिए, इसको आप ई से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज व्हेन डिवाइडेड बाय ई, दिस इज व्हेन डिवाइडेड बाय ई, ये कितना बन जाएगा, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और मॉडुलस है तो कितना हो जाएगा +13.6 वोल्ट। कितना पे एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो फर्स्ट ऑर्बिट से वो बाहर आ सकता है। सही बच्चे, हाँ या ना, यहाँ तक बता देंगे। एवरीवन रेज योर हैंड, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाथ राइज करके इस क्लास को सक्सेसफुल बनाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग रेस्पॉन्ड करते तो अच्छा लगता है, फिर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, वो होता है ना, वो कोई भी लाइव प्रोग्राम होता है तो उसमें बार बार बोलते हैं ना कि हाँ खूब सारा ताली बजाइए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते रहेंगे ना बच्चों तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, हीलियम के लिए यही काम करना है। तो फॉर हीलियम एनर्जी का रिलेशन क्या है, एनर्जी है -13.6 Z²/n²। हीलियम के लिए Z का वैल्यू कितना हो गया, हीलियम के लिए Z का वैल्यू हो गया 2। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 1। चलो तुमको यहाँ पे रखते हैं, तो E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा -13.6। Z तुम कितना हो, Z बोला मैं 2 हूँ, n तुम कितना हो, n बोला मैं 1 हूँ। बहुत बढ़िया, आओ तुम दोनों का स्क्वायर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 इतना इंटू 4, 6 चौका 24, 4 3 12 13 14 और 4 का 4 5, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, दिस इज एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। अपने को चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एनर्जी या मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस विल बी इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। अगला अपने को क्या चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तुम कितना होते हो, तो ये बोला मैं होता हूँ टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई का मॉडुलस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई का ई से हुआ घमासान युद्ध और इसके बाद क्या आया आंसर, 54.4 वोल्ट। दिस इज आवर आंसर। एवरीवन हाँ या ना बता देंगे सही बच्चे। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबको समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बच्चों जैसा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी वैसा ही होता है एक और एक्साइटेशन एनर्जी। चलिए अब जानते हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस है बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बोर्स मॉडल पे ही आता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन तुम कहाँ गए, हाँ तुम चले गए। EXCITATION एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो अच्छे बच्चों, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल पे जाने के पहले थोड़ा सा स्टेट लिख लेना है, कितने तरह का स्टेट्स होता है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम किस किस स्टेट में हो सकता है, तो दो तरह का स्टेट होता है। एक तो होता है ग्राउंड स्टेट, और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना, n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट। और उसके ऊपर वाले हर एक स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। जैसे मान लो हम डिफरेंट ऑर्बिट बना रहे हैं, ये रहा n इज इक्वल टू 1, ये रहा n इज इक्वल टू
2, ये रहा n इज इक्वल टू 3, ये रहा n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसे ही हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। जो पहला स्टेट होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट। यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम एनर्जी है। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये सभी ऊपर वाले क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन ध्यान रखिएगा n=2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं इसको ऊपर भेजना। ऊपर भेजना मतलब एक्साइट करना। इसको एक्साइट करने के लिए यहां से यहां भेजने के लिए क्या करना होगा? अगर इसको यहां से यहां भेज रहे हैं तो हमने देखा कि अगर मान लो हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए ये वाला एनर्जी कितना चाहिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ का एनर्जी कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ का एनर्जी कितना होता है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो ये क्या बोलेगा कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इतने कर्ज में हूँ, मेरे पास इतना नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मेरे पास नेगेटिव एनर्जी -3.4 हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए -13.6 में एंड -3.4 में ज्यादा बड़ा कौन सा वैल्यू है? एनीवन कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। -13.6 -3 माइनस बताइए -3.4 हाँ वेरी गुड। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, -13.6 में जब हम 10.2 ऐड कर रहे हैं, दिस इज बीइंग एडेड इन दिस वैल्यू, तो अपने को -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। मतलब देखिए दोनों में ज्यादा वैल्यू बड़ा कौन सा है? तो 3.4 -3.4 क्या है? बड़ा है। निगेटिव में जितना ही बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। जब हम इनफिनाइट पे चले जाएंगे n=इनफिनाइट पे, तो ये वैल्यू एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये इनफिनाइट का एनर्जी इस वाली एनर्जी से ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कुछ नहीं है खोने को, ही हैव नथिंग टू लूज। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं, पहले इसके पास कुछ नहीं था, अब ये एक बाइक खरीदना चाहता है तो इसके लिए इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पहले इसके पास निगेटिव में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था, इतना का कर्ज था। अब इसको कर्ज डिक्रीज करके -3.4 करना है, तो इसके लिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए लोअर से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और ये एनर्जी कहां से आता है? तो इन फॉर्म ऑफ फोटोन मिलता है, इन फॉर्म ऑफ फोटोन मिलता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट पे भेजने के लिए जितना एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और फिर सबको क्लियर है क्या व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? ग्राउंड से ऊपर के स्टेट में भेजने के लिए जितना एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है एवरीवन? हाँ सर। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite an electron, energy required to excite an electron from lower orbit to higher orbit, is called ionization energy, is called ionization energy। एक मिनट, is called excitation energy, आयोनाइजेशन नहीं लिखेगा, is called excitation energy, is called excitation energy। एवरीवन हाया ना? और ध्यान रखिएगा क्या कि एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल्स टू मोड ऑफ डेल्टा ई, मींस मॉडुलस ऑफ
एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट, ऐसे कर लीजिए, लेकिन मॉडुलस रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि कौन सा पहले रखे कौन सा बाद रखे। आप एनर्जी डिफरेंस निकालिए, उसका पॉजिटिव वैल्यू रख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और जैसे आपका एक्साइटेशन एनर्जी होता है, वैसे ही होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई। एक्साइटेशन पोटेंशियल मॉडुलस ऑफ डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई, यानी मिनिमम कितना पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करे कि वो एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में चला जाए। एवरीवन, हाँ या ना? सही बच्चे? ओके, वेरी गुड। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहाँ पे लोअर से हायर पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को फोटोन चाहिए था, और हायर से लोअर पे जब वो आएगा तो वो फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। तो दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ, तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है, यहां से किसी भी ऊपर के हायर ऑर्बिट में जंप करके जा रहा है, तो फॉर दिस पर्पस ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। इसको हम बोलेंगे ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे मान लीजिए कि ये बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ये बच्चों बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हायर के किसी ऑर्बिट पे है, यहां से ये लोअर के किसी ऑर्बिट पे जंप करके आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है। तो इन दिस प्रोसेस यहाँ का एनर्जी ज्यादा था, यहाँ का एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी ये रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। सही बच्चे, ये क्लियर है क्या, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? सर थोड़ा और बताइए। ऊपर वाला बताए, ये वाला क्लियर हाँ, है, सर। एक्साइटेशन क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, यहाँ का एनर्जी था -13.6, यहाँ का एनर्जी था -3.4। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी बाहर से चाहिए, जब तक बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगा वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो एनर्जी बाहर से वो क्या किया है, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, खींचा है अपने पास, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जबकि नीचे वाले में क्या हुआ है, नीचे में ऑलरेडी वो हायर पे है, हायर से लोअर आ रहा है, तो इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसका एनर्जी खर्च हुआ है, उसने एनर्जी क्या किया है, खर्च किया है। यहाँ पे जब वो